Dear students, today we are going to discuss chapter number 1, class 10 science, chemical reaction. What is chemical reaction? The first question comes in our mind. Chemical reaction क्या है? So it is the process in which one or more substance are formed as a new substances. बहुत ही easy definitions होती है, but बच्चे क्या होते हैं कई बार लर्न इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ठीक से रीड करना भी नहीं आता है। तो अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिए, आप उसको फ्रंट में रखिए, लोगों से शेयर करिए और कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, पहले एक्सेप्ट करें फिर उसके हिसाब से आप मेहनत करें। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपको बताना है इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म एज न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, न्यू केमिकल्स बनेंगे, न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए ये फोर सिम्टम्स बताए गए हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन हो गई है तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इंटर कन्वर्जन होता है और ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होते हैं। चेंज इन कलर, यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसके कलर में चेंज आ सकता है। देखिए इनमें से कोई एक चीज दो चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि हर चीज हो। चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, एवोल्यूशन इन गैस हो सकता है। मतलब जब आप रिएक्शन करवा रहे होंगे तो उसमें गैस निकल सकती है। तो इस तरह से ये कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में रहा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हाथ में ले रखा है इन्होंने, इसे बोलते हैं टोंग्स, और ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर जो सब्सटेंस लिया गया है वो है लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को ये बर्नर की मदद से यहाँ फ्लेम पर गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने से यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस आप देख सकते हैं हो रही है। तो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केमिकल ये है और एक केमिकल ये। इसको जब गर्म किया गया तो ये एक्चुअली जो आपने अभी पीछे देखा, उसी में जब गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद ये लेड नाइट्रेट का आपको सब्सटेंस जो बन गया है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो चेंज इन कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भी रिएक्शन यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिंक ग्रैनुअल्स है, और इसको लिक्विड HCl यानी कि HCl में डिप किया गया है। और एक ये नैरो ट्यूब, जिसको नैरो जेट ट्यूब बोलते हैं, उसको लगाया गया है, और ये कॉर्क से इसको बाकी पैक कर दिया गया है। यानी जो गैस अब बनेगी वो इसी के थ्रू यहाँ बाहर निकलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्लू फ्लेम यहाँ पर दे रहा है, यानी कि गैस निकल रही है। आप जानते हैं कि जब जिंक ग्रेन्यूल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि AgNO3 और NaCl, इन दोनों को मिक्स किया गया। मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन था और उसमें NaCl यानी नमक डाला गया। तो आप जानते हैं कि Na क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे आयंस को, और यहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ न्यू फॉर्मेशन आप देख सकते हो। आइए नेक्स्ट। तो केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, और
जब फूड जैसा हम खाते हैं वैसा ही नहीं रहता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस को ही अगर हम इन जनरल वर्ड एक ही टर्म में बोले तो हम डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। इस सांस लेने के प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन होती है, तभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि अगर आप लोहे को अ, खुले में रखेंगे तो वो एयर से और मॉइस्चर से दोनों से रिएक्ट करके रस्टिंग यानी कि उसकी ऊपरी लेयर जो होती है वो खराब हो जाती है, और आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसी को हम रस्ट बोलते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध को अगर आप रखे रहेंगे तो उसमें एक बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो दूध जो मीठा मीठा सा हल्का लगता है वो खट्टा हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो जब बर्न होगी जलेगी तो फिर वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगी, कोयला बन जाएगी, और वो रिवर्स बैक नहीं हो सकती। इनमें से कोई भी चीज हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो इवन वुड की हमने अभी बात की, तो गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी जो फ्यूल होते हैं उनकी नहीं, कोई भी फ्यूल अगर बर्न होगा तो वो केमिकल रिएक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं जो पीछे हमने अभी अलग अलग सिम्टम्स देखे कि क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें होती हैं। रिएक्टेंट्स किन्हें कहते हैं? तो जब भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड जो सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, उन्हीं को रिएक्टेंट बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो एरो के राइट साइड ये जो आपको सिंगल या मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं, यानी सब्सटेंसेस बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, इवन एक सिंगल एटम भी अलग हो सकता है, तो उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। The substances which are formed during the chemical reactions are called products. अब यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल रखा गया है कि when magnesium burns in air it gives magnesium oxide, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है? मैग्नीशियम एंड एयर की जगह यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख लीजिए, क्योंकि जो हमारा मेन कंटेंट है जो रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन है। एयर में तो बहुत सारी गैसेज होती है। प्रोडक्ट में आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आप समझ रहे होंगे। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है, आप फिर से पीछे जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से आप भी रीड करते चलिए। मन ही मन आप रीड करेंगे, बोल कर रीड करेंगे, तभी आपको यह लर्न। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और क्या होती है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल रिएक्शन can be represented by chemical equation. It involves use of symbols of substances of and of reactants and products. यहाँ पर ये एक साथ हो गया है। It mention their physical properties, यानी कि क्या मेंशन करती है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये हमें शो करती है कि कौन कौन से कंपाउंड या एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया है और उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। तो आप ये रिएक्शन जो अभी आपने पीछे देखी उसमें आपने देखा कि ये Mg है, यानी मैग्नीशियम है, ये उसका सिंबल है। S बता रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में है। फिर ये O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये गैसियस स्टेट में है। और जब रिएक्शन हो गई तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर आ गई ऑक्सीजन की, और ये दोनों मिलकर अभी एक कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये एक सॉलिड है। तो इस तरह से हमें रिएक्शन के बारे में पता चलता है। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। और एक्वस के लिए ए क्यू। एक्वस का मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। तो aqueous solution means it is solution in which water is solvent. Solvent मतलब जिसमें dissolve किया। Next, what is the need of balancing a chemical equation? हम chemical equation को balance क्यों करें? तो आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे। मतलब हमने जितना अमाउंट लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन लिया हुआ है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उनका मास भी उतना ही होगा जितना हमने इनिशियली लिया था। हाँ, गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए, मतलब हर एक चीज को हम मेजर करेंगे, वे करेंगे। तो इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एटम्स involved in a chemical reaction should be same on reactant side and product side. चलिए इसके लिए वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। हमने लिया Mg और हमने लिया O2, और ये क्या बना MgO। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ एक ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड एक Mg है, राइट साइड एक ही Mg है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब Mg इधर क्या है, सिंगल है, जबकि डबल है और इस तरफ एक ही है, तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने 2 एलिमेंट्स लिए, 2 एटम्स लिए Mg के, और O2 एक मॉलिक्यूल लिया, तो राइट साइड भी 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम इस पर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें बिल्कुल सही एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलेगी। So this is called balancing of equation, and balancing is needed because it works on law of conservation of mass. Next, यहाँ पर एक तरीका भी आपको समझाया गया है कि आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ये आयरन है और ये वाटर है। तो आयरन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, आप अभी जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि आयरन नॉर्मली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत स्लो करता है। लेकिन आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है। मतलब अगर इसको आप एकदम गर्म स्टीम आग से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर Fe2 है और इधर Fe अकेला ही है। इधर ऑक्सीजन एक ही है, इधर O3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप पहले एलिमेंट्स लिख लीजिए जो जो इन्वॉल्व है। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं आयरन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही चीज लेफ्ट में, यही चीज राइट है। तो आप देखिए, तो पहले हमारे पास क्या है कि आयरन लेफ्ट में है 1 और राइट में कितने हैं 2। तो अब हम एलएचएस में यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें कि इधर भी इक्वल हो जाए, तो हम करेंगे 2 से। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने H को देखा, तो H लेफ्ट में कितना है 2, शुरू में 2 है और राइट में भी 2 है। तो यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो अब हम सीधे चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है 1 है और राइट में है 2। इधर 1 है, उधर 3 है। तो 3 को कंप्लीट करने के लिए हम इस ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन में अलग से यहाँ 3 तो हम लिखेंगे नहीं, या यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूल के आगे। तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि 3 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट अब हाइड्रोजन भी 3 टाइम्स हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टू जा हो गया 6। अब जैसे हमने इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड, अब यहाँ पर भी हमें कितना चाहिए, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर
हमें अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इस स्लाइड के अंदर आप देखें तो एक कमी है कि यहाँ 2H2 लिखा हुआ है। एक्चुअली 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन और इधर 3H2 है तो ये 6 हाइड्रोजन है। दैट्स व्हाई यू शुड मल्टीप्लाई हियर विथ 3 हाइड्रोजन। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ये डिलीट करके फिर से प्रॉपर सही कर देता हूँ और ये रहा 3 हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं बैलेंसिंग 2Fe, Fe2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, O3, 3O. It is now balanced, right? अब आ जाते हैं कि चैप्टर में कितने टाइप के रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ है और वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, redox reaction। तो ये सब अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है और इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। There are reactions in which two or more substances combine to form a single product. A plus B makes AB. मतलब two or more compound reactants react, आप टू भी बोल सकते हैं, टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पर एक ए बी बन गया। आप यहाँ ए बी की जगह आप यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ए बी है उसकी क्वालिटीज वहाँ सी में दिखे। इट इज अप टू यू। एग्जाम्पल क्या है? रियल एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी हीट भी निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जैसे स्लेक्ड लाइम और ये है क्विक लाइम, ये इनके कॉमन नेम है जो आपको याद रहना चाहिए। बर्निंग ऑफ कोयल, कोल। तो आप जब कोल को बर्न करेंगे मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वाटर बनता है। तो मेरी राय आपसे ये है कि एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको हर समय लर्न रहने चाहिए, हर टाइप के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो these are reactions in which a single substance breaks down into two or more substances are called decomposition reactions। अब इनमें एक कंपाउंड ऑलरेडी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो वो ब्रेक हो जाए सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो हम उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट करके की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू की जा सकती है, लाइट के थ्रू की जा सकती है। तो जब हम डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू करते हैं तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और जब लाइट के थ्रू करते हैं, सनलाइट के थ्रू करते हैं तो फोटोलाइसिस कहते हैं। तो इनके अलग अलग एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, आयरन सल्फेट जिसका कलर ग्रीन होता है, जब इसको गर्म किया जाता है सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये निकल जाती है और ये रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मेल ऑफ बर्न सल्फर, यानी जले हुए सल्फर जैसी यहाँ पर गंध आती है, क्योंकि सल्फर ही है इसके अंदर। दूसरा है लेड नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट पे जब इसको गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसमें ब्राउन फ्यूम्स इसकी प्रेजेंस को बताते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अभी और भी रिएक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप जरूर देखिए। अभी के लिए इतना ही, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है।